जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। एक भाई साहब हैं, चौधरी मुज़म्मिल, उनका एक क्वेश्चन है। मैंने सोचा कि उस पे वीडियो जो है वो ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन ये भाई साहब कुछ ज़्यादा जल्दी में है। क्वेश्चन पहले मैं जो है वो आपको बता देता हूँ कि ये लिथुआनिया में इनके पास जो है वो गाड़ी का लाइसेंस है, छोटी गाड़ी का। इन्होंने कन्वर्ट करवाया है, पाकिस्तान से हैं ये। और उस पे जो है वो कोड 70 भी लिखा हुआ है। तो अब ये जो है वो ट्रक का लाइसेंस या सीई लाइसेंस जो होता है बड़े ट्रक का, वो बनाना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इनको कह रहे हैं कि ये बनाने के बाद आप जर्मनी में जाके काम नहीं कर सकते। वीडियो शुरू करने से पहले या इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको एक वाक़या जो है वो सुनाना चाहता हूँ कि बचपन में हर बंदा जो है वो कोई ना कोई स्पोर्ट्स जो है वो करता है, गेम जो है वो खेलता है। तो ऐसे ही बचपन में जब हम क्रिकेट खेलते थे तो जो हमारे कैप्टन थे वो हमेशा जो बंदा कहता था कि आज जो है वो मैंने बैटिंग के लिए जाना है, तो उसको हमेशा जो है वो या तो बैटिंग नहीं मिलती थी या जो है वो उसको बाहर जो है वो बैठा देता था। तो यही जो है वो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप इतनी जल्दी में हो कि आपको आंसर जो है वो उसी वक्त चाहिए, तो मैं शायद ऐसा नहीं कर सकता। मेरी जॉब है, जॉब के बाद जो भी टाइम मिलता है मैं वीडियोस जो है वो अपलोड करता हूँ। इसके अलावा सोशल लाइफ होती है, बंदे ने कहीं पे जाना है, किसी के साथ कमिटमेंट है। तो इस चीज़ का प्लीज़ जो है वो ख़्याल रखें कि अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं कि उनको आंसर जो है वो अभी चाहिए ना, शायद उनका वीज़ा जो है वो इस आंसर की वजह से जो है वो रुका हुआ है, या उनका काम जो है वो इस आंसर की वजह से रुका हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ कि सबको आंसर दूँ, और जिनको आंसर नहीं दे पाता यूट्यूब पे, उनसे मैं यही कहता हूँ कि मैं एक वीडियो जो है वो ज़रूर अपलोड करूँगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ कि इनके पास पाकिस्तानी लाइसेंस था, वहाँ पे इन्होंने जो है वो कन्वर्ट करवाया। अब लाइसेंस पे जो है वो कोड 70 जो है वो लिखा होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये लाइसेंस जो है वो कन्वर्टेड है, जो ओरिजिनल लाइसेंस है वो किसी दूसरी कंट्री का है। तो वहाँ पे जो है वो काम कर सकते हैं इस लाइसेंस पे। इस लाइसेंस पे जो पिकावे का या कार का लाइसेंस है वो यहाँ पे जर्मनी में आके जॉब नहीं कर सकते, और ना ही जो है वो इस लाइसेंस पे कोई जॉब या वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपको मिलेगा। अब आप ट्रक का लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली जो है वो आप थ्योरी की क्लासेस लेंगे, प्रैक्टिकल होगा, फिर जो कोड 95 की क्लासेस हैं वो आपको लेनी पड़ेंगी। मॉड्यूल उनको कहते हैं यहाँ पे जर्मनी में। तो वो लाइसेंस बनाने के बाद आप बिल्कुल एलिजिबल हैं यहाँ पे जर्मनी में काम करने के लिए। आप यहाँ पे जर्मनी में आके काम जो है वो कर सकते हैं। बस इसका तरीका क्या है कि आप कैसे जो है वो इस लाइसेंस पे जर्मनी आके ट्रक जो है वो चला सकते हैं। आप किसी कंपनी में जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसमें अप्लाई करेंगे, या किसी के रेफरेंस से जो है, या किसी कंसल्टेंट से जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट लेंगे एज अ ड्राइवर। जब आप ये ट्रक का लाइसेंस बनाएंगे तो उस पर ये जो कोड 70 या कन्वर्टेड है वो नहीं आएगा, क्योंकि ये लाइसेंस जो है वो आपने वहाँ पे सारा प्रोसेस कंप्लीट करके जो है वो बनाया है। तो एज सच आप पे कोई पाबंदी नहीं है कि आप वहाँ पे लिथुआनिया में या आप यहाँ पे जर्मनी में या किसी और कंट्री, यूरोपियन कंट्री में जो है वो काम नहीं कर सकते। जो भी आपको बता रहे हैं लोग वो बिल्कुल जो है वो गलत है। अब इस लाइसेंस पे जो है वो आप किसी कंपनी में ऑनलाइन या किसी कंसल्टेंट के थ्रू जो है वो अप्लाई करेंगे, और फिर आपको जो है वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। उस वर्क कॉन्ट्रैक्ट के साथ आप एम्बेसी में जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं लिथुआनिया में, वहाँ पे अप्लाई करेंगे वीज़ा के लिए जर्मन एम्बेसी में। जब आपको वीज़ा मिलेगा तो तब ही जो है वो आप यहाँ पे आके जर्मनी में एज अ ट्रक ड्राइवर जो है वो जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। अगर जो भी टर्म एंड कंडीशन है कंपनी की तरफ से, जो सैलरीज है,
या छुट्टियां हैं या जो भी वर्किंग आवर्स हैं, जो रूट्स हैं, या किस तरह की कंपनी है, कौन से जो है वो मशीनरी है, ट्रेलर हैं, वो आपको चलाने, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप कंपनी के साथ निगोशिएट कर लेते हैं, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। उसके बाद का प्रोसेस जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जर्मन एम्बेसी में जो है वो अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे सबमिट करेंगे और आपको जो है वो वीज़ा इशू होगा। उस वीज़ा में आप यहाँ पे जर्मनी में आ सकते हैं। अब यहाँ पे जर्मनी में आके आपको क्या क्या काम करने हैं। सबसे पहले तो डेफिनेटली आप कंपनी को रिपोर्ट करेंगे कि आप पहुँच गए, या कंपनी का बंदा जो है वो आपको लेने के लिए जो है वो आएगा। कंपनी क्या करती है कि जो भी उनकी अकोमोडेशन होती है वहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा देती है। अनमेल्डिंग उसको कहते हैं। रजिस्ट्रेशन जो है वो सबसे पहला स्टेप है। आप जब भी जर्मनी में आएंगे किसी भी वीज़ा पे, चांसनगार्ड वीज़ा पे या आप ऑसबिल्डिंग वीज़ा पे या वर्क परमिट पे आप आएंगे तो सबसे पहले जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको करवानी होती है। इवन आप स्टडी वीज़ा पे भी आएंगे तो तब भी जो है वो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवानी है। उसके बाद आपने टैक्स नंबर के लिए जो है वो अप्लाई करना है। इन बिटवीन कंपनी जो है टैक्स नंबर, चूँकि 2 वीक्स जो हैं वो लग जाते हैं आने में, और जो एड्रेस आपका होगा वहाँ पे आपको एक लेटर जो है वो आएगा आपके जो भी टैक्स नंबर होगा। और इन बिटवीन कंपनी आपको ट्रेनिंग दे सकती है या आपको वहाँ पे जो दूसरे ड्राइवर्स हैं उनमें किसी के साथ भेज सकती है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंपनी में आप जो जब भी आएंगे तो उनके साथ जो भी होगा आपका वो आपको ज़रूर करना होगा। अकामोडेशन डेफिनेटली जो है वो मोस्टली कंपनीज जो हैं वो देती हैं ट्रक ड्राइवर्स को, क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने अगर लंबे रूट पे जाना है तो आफ्टर 1 मंथ जो है वो वापस आएंगे, तो ये सारा चीज़ें जो है वो कंपनी अरेंज कर देती है। जब आपका टैक्स नंबर आ जाए तो फिर उसके बाद आपने अकाउंट ओपन करना है और अपनी इंश्योरेंस जो है वो बनानी है। इंश्योरेंस डिफरेंट कंपनीज हैं, बैंक अकाउंट के लिए डिफरेंट बैंक हैं। मोस्टली लोग देखते हैं कि कहाँ पे जो है वो रह रहे हैं, तो जो भी नज़दीकी बैंक होता है वहाँ पे जाके जो है वो अपनी बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, या इंश्योरेंस कंपनी जो भी नज़दीक है वो करते हैं। उसके बाद जो है वो आप एलिजिबल होते हैं यहाँ पे ट्रक चलाने के लिए। ये याद रहे कि मोस्टली लिथुआनिया का जो कोड 95 है या लाइसेंस है वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, आप जॉब जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोड 95 नहीं किया तो फिर जो है वो आपको ये मॉड्यूल जो है वो यहाँ पे करने होंगे। 5 मॉड्यूल्स होते हैं और इनकी जो फीस होती है वो मोस्टली तो जब आप किसी कंपनी में हो तो वो कंपनी पे करती है, लेकिन खुद से अगर पे करने हो तो खुद से भी जो है वो आपको पे करने चाहिए, क्योंकि इसके बिना जो है वो आप काम नहीं कर सकते। इसकी फ़ीस जो है वो 700 यूरो से लेके 800 यूरो तक जो है वो होती है। इन बिटवीन जो है वो हो सकती है। पहले ये था कि ये मॉड्यूल जो है वो जब आप करते थे तो आपको एक टेस्ट देना पड़ता था, लेकिन अब चूँकि ड्राइवर्स जो हैं वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में आते हैं तो आपको ऐसा कोई एग्ज़ाम या टेस्ट इस तरह की चीज़ नहीं होती। आपने सिर्फ क्लासेस जो हैं वो लेनी है। क्लासेस जो हैं वो इंग्लिश में भी ले सकते हैं आप जर्मन ज़ुबान में भी ले सकते हैं। तो आप ये यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है कोड 95 या मॉड्यूल जो है वो आपने नहीं किए, ये याद रहे कि जब भी ड्राइवर जो है मॉड्यूल करता है तो उसका अलहदा से एक कार्ड जो है वो मिलता है, और ये कार्ड जो है वो 5 ईयर्स तक जो है वो वैलिड होता है। 5 ईयर्स के बाद आपको ये मॉड्यूल जो है वो दोबारा करने पड़ते हैं, और उसके लिए आपका आई टेस्ट, मेडिकल जो है वो दोनों चीज़ें जो है वो चाहिए होती हैं, तभी आप ये कर सकते हैं। कंपनीज जो हैं वो अमूमन जो भी अपॉइंटमेंट होती है इसकी या क्लासेस होती हैं वो लेके देती है, लेकिन अगर कंपनी जो है वो इस सिलसिले में हेल्प नहीं भी कर रही तो आप खुद से भी जो है वो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी तो तब जो है वो आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद मरहला आता है, या लोग ये सोचते हैं कि जी मैं ट्रक ड्राइवर, एज अ ट्रक ड्राइवर यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास यहाँ पे जो है वो रेजिडेंस परमिट नहीं है, तो कब जो है मैं अप्लाई कर सकता हूँ। 6 मंथ जो है वो आपको कंपनी में होने चाहिए, और उसके बाद जो है वो आपको अपॉइंटमेंट बनानी चाहिए। कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं, या ये सोचते हैं या पूछते हैं मुझसे
कि जी अगर मैं जो है वो ट्रक ड्राइवर की ऑसबिल्डिंग कर लूँ या मैं काम स्टार्ट कर लूँ, मुझे काम मिल जाए, तो मुझे पीआर जो है वो कब मिलेगी। पीआर जो है वो टोटली डिफरेंट प्रोसेस है, उसके लिए जो है वो अलग रिक्वायरमेंट है। या लोग पिछले दिनों किसी ने मुझसे पूछा कि मैं अगर ऑस बिल्डिंग 3 साल की करता हूं तो उसके बाद मैं 2 साल जो है वो काम करूं तो 5 साल मेरे पूरे हो जाते हैं, तो मैं पीआर के लिए अप्लाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होता। आप ऑस बिल्डिंग वीज़ा पे हैं, जब आपको रेजिडेंस परमिट मिलेगा, सबसे पहला रेजिडेंस परमिट, उसके बाद जो है वो आपका टाइम स्टार्ट होगा और तब से आपको 5 साल जो है वो काम करने, क्योंकि 60 मंथ की जो सोशल बेनिफिट हैं, आपकी पेंशन है, आपका जो आर्बाइटलोजन गेल्ड है, अब अगर बेरोजगारी अलाउंस जो होता है वो आपने पे करना है, इंश्योरेंस पे करनी है, तो तब जाके जो है वो आप पीआर के लिए एलिजिबल होते हैं। और इसके लिए एक और जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत सारे लोग शायद उसको मिस कर जाते हैं कि आपके पास मिनिमम B1 का सर्टिफिकेट, लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए, तब आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसी टॉपिक पे रहते हैं जी कि इसके बाद जो है वो आप जॉब स्टार्ट करते हैं, 6 मंथ के बाद आप रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करते हैं। डिपेंड करता है ऑसलैंडर अम्ट पे या इमिग्रेशन ऑफिस पे डिपेंड करता है कि वो आपकी एप्लीकेशन को किस तरह प्रोसीड करते हैं, वो आपको रेजिडेंस परमिट के लिए एलिजिबल समझते हैं या नहीं समझते हैं। देखें यहाँ पे लॉ जो है वो सेम है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन जो है या तशरीह जो है या जो वीज़ा ऑफिसर वहाँ पे बैठा हुआ है वो अलग अलग तरह से जो है वो इसकी तशरीह करते हैं या इसको डिस्क्राइब करते हैं या समझते हैं। तो बहुत मोस्टली डिपेंड करता है आपको जो ऑसलैंडर अम्ट जहाँ पे आप आए हैं वहाँ पे जो भी है वो इसको किस तरह जो है वो देखता है कि आफ्टर 6 मंथ जो है वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है और आपको कहता है जी कि हम इसको प्रोसेस करेंगे और उसके बाद जो है वो आपको बताएंगे ये चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है इमिग्रेशन ऑफिस पे या ऑसलैंडर अम्ट पे या जो वीज़ा ऑफिसर है उस पे। अगर वीज़ा ऑफिसर ये कहता है जी कि हाँ इसको जो है वो आप सबमिट करवा सकते हैं अपनी एप्लीकेशन और इसको हम देखेंगे, हम इसको जो है वो वेरीफाई करेंगे सारी चीज़ें, और आपको जो है वो आप आफ्टर 6 मंथ जो है वो ये बेआबाइटुंग या वर्किंग टाइम है, उसके बाद हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। क्योंकि ये याद रहे कि इमिग्रेशन ऑफिस या ऑसलैंडर अम्ट जो होता है वहाँ पे इस वक्त जर्मनी के किसी भी हिस्से में चले जाएं बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। एक तो डिजिटलाइजेशन जो हो रही है उसकी वजह से जो है वो प्रोसेस स्लो हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे जो वर्कर हैं मिटाबाइटर हैं वो नए हैं, इस वजह से स्लो हुआ है। तीसरा वर्कर्स की कमी भी बहुत है और वर्कलोड जो है वो ज़्यादा है। एक जो वीज़ा ऑफिसर है उसके पास एक वक्त में 20, 30, 40, 50 तक जो है वो एप्लीकेशंस होती हैं और वो उसको स्टेप बाय स्टेप या जो भी नंबर होते हैं उसके बाद जो है वो स्टार्ट करता है। ये नहीं है कि वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबसे पहले कर दे और जो दूसरी पहले से एप्लीकेशंस आई हुई हैं उनको जो है वो पीछे कर दे। जो भी टाइम वो देगा उस वक्त तक जो है वो आपको डेफिनेटली वेट करना होगा। इसका और कोई जो है वो सोल्यूशन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो जब आपको वो ऑसवाइस या रेजिडेंस परमिट मिलेगा, अगर आप जर्मनी में मुस्तकिल रहना चाहते हैं तब जाके जो है वो आप वहाँ से काउंट कर सकते हैं कि यहाँ से जो है वो मेरा टाइम स्टार्ट हुआ और अभी मुझे 5 साल काम करने हैं, उसके बाद जो है वो आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और कन्फ्यूजन जो है वो लोगों को होती है जी कि अगर हम जिस कंपनी में आए हैं तो वहाँ से जो है वो किसी दूसरी कंपनी में जो है वो जा सकते हैं, किसी भी रीज़न से जो है वो कंपनी आपको पसंद नहीं आई या जो मशीनरी थी या ट्रेलर थे वो इस तरह के नहीं थे जैसे आप सोच के आए या आपने कभी चलाए नहीं हैं, या यहाँ पे ये असूल है जी कि जो भी ड्राइवर होता है उसको ही सामान लोड करना है और अनलोड करना है, उसको ही जो है वो सारा ये काम करना पड़ता है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो
इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते। उनका लोग ये समझते हैं कि सिर्फ रोड पे जो है वो ट्रक चलाना है और सामान लेके वहाँ पे जाना है, वहाँ पे जो बंदे होंगे वो उसको जो है वो उतारेंगे, खाली करेंगे और फिर वहाँ से जो है वो कहीं और चले जाना है। ऐसा जो है वो जर्मनी में नहीं होता। जब भी आप कोई सामान लेके किसी भी कंपनी में जाएंगे तो मोस्टली ये होता है जी कि ड्राइवर जो हैं वो लेट पहुंचते हैं, 4 बजे तक 5 बजे तक कंपनी में बंदे होते हैं, और अगर वो छुट्टी कर गए हैं तो फिर आपको पूरी रात जो है वो वहाँ पे जो है वो रुकना होगा, क्योंकि सुबह बंदा आएगा 6 बजे आए या 7 बजे आए तो फिर जो है वो आपको सामान जो है वो निकालना है और वो बंदा जो है वो सामान चेक करेगा। यहाँ पे एक सिस्टम है कि आप कैसे जो है वो क्लेम कर सकते हैं अगर सामान जो आपने ऑर्डर किया था, जो आपके पास आया है, वो सही आया है या नहीं आया। समटाइम ये होता है कि जो आर्टिकल या जो चीज़ जो है वो कंपनी ने ऑर्डर की है वैसी चीज़ नहीं मिलती, तो जो भी बंदा सामान ले रहा होगा वो उसी वक्त कह देगा जी कि इस सामान को जो है वो आप वापस ले जाएं। फिर आप कंपनी में राब्ता करेंगे, वो कंपनी आपसे कहेगी कि जी ठीक है, ये सामान जो है वो गलत है जहाँ से आपने उठाया था, या जिस कंपनी से आपने सामान उठाया था वो आपको कहेगी जी कि आप किसी और जगह पे जो है वो इसको डिलीवर कर दो। इस तरह की मिस्टेक्स या ये रोज़मर्रा के काम हैं, ये होते रहते हैं और ये काम ड्राइवर को करने पड़ते हैं। अब इस वजह से भी हो सकता है कि आप कंपनी चेंज करना चाहें तो आप कंपनी जो है वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके लिए एक लिमिटेड जो है वो टाइम है। इस सिलसिले में एक रूमर्स जो है वो काफ़ी अर्सा पहले यहाँ पे सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी कि जी मई 2027 से जो है वो एक जो भी रेजिडेंस परमिट मिलेगा उस पे आप यूरोपीय यूनियन की किसी भी कंट्री में जो है वो जॉब कर सकते हैं या जॉब ले सकते हैं। ऐसा मैंने उस पर वीडियो भी एक अपलोड की थी कि ऐसा कोई कानून नहीं बना। जो कानून बना है उसमें यह है कि अगर एक कंपनी में आप वर्क परमिट लेके आए हैं और वहाँ पे कंपनी में आप सच सेटल नहीं हो पाए तो आप किसी दूसरी कंपनी में जो है वो जॉब तलाश कर सकते हैं। जब तक आपका वीज़ा है आप यहाँ पे जो है वो जॉब तलाश करके किसी दूसरी कंपनी से वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेके वहाँ पे जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और यही जो नया कानून या जो चीज़ बनेगी वो इसीलिए है कि जो लोग किसी दूसरे कंट्री से आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया से आते हैं या पाकिस्तान से आते हैं, और अगर वो कंपनी में आके देखते हैं जी कि कंपनी वैसी नहीं है या कंपनी कहती है जी कि इस तरह का बंदा तो हमें चाहिए नहीं था, वो आपको टर्मिनेट कर देती है, तो आपके पास एक टाइम पीरियड होगा कि आप यहाँ पे किसी दूसरी कंपनी में जॉब तलाश कर सकें और वहाँ पे जो है वो स्टार्ट कर सकें। यही जो है वो जो ट्रक ड्राइवर हैं, जो भाई साहब यहाँ पे आना चाहते हैं या पूछ रहे हैं, ये उनके लिए भी एक चीज़ है कि वो भी अगर एक कंपनी में सेटल नहीं होते तो किसी दूसरी कंपनी में जो है वो सेटल हो सकते हैं। जाने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो प्लीज़ वेट करें। आप जब क्वेश्चन पूछते हैं तो उसकी कोई प्राइस नहीं है, और आपको ये भी सोचना चाहिए कि एक बंदा जो है वो बिज़ी हो सकता है, उसकी एक लाइफ भी है, तो थोड़ा आगे पीछे टाइम जो है वो हो सकता है। ये ज़रूर ख्याल रखें। बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन ऐसा करते हैं जी, अभी मैसेज किया है तो साथ में 2-4 मिनट के बाद फिर दोबारा से जो है वो मैसेज स्टार्ट कर देते हैं जी कि क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं जी, क्या बना, आंसर नहीं दे रहे, या इस तरह की चीज़ें जो हैं। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।